ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी लॉ जो दिया जाता है ना बेटा वो एक्सपेरिमेंटल होता है, और उसमें जो जो बात को आपको ध्यान में रखना है, अगर आप मान लीजिए कि वो चीज, अगर कोई चीज ऐसा है जिसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो देते हैं ये लॉ, वो पहले ही बता दिया करते हैं कि भाई ये सब चीज को ध्यान में रखना। वैसे ही कुलम्ब ने जो अपना लॉ दिया कि दो चार्जेस के बीच में, मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, जो फॉर्मूला हम लोग याद किए थे 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, क्या क्या बात दिमाग में रखना है, ये सब कुछ वो पहले ही बता दिए थे। वो पहले ही बोले कि भाई लिमिटेशंस क्या क्या है कुलम्ब्स लॉ के, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे बात को ध्यान में रखना यार, मेरे बात को एकदम ध्यान में रख लेना। पहला पॉइंट ये कि जैसे ही तुम मीडियम चेंज करोगे, मान लो कि बेटा आपका एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जैसे ये जब पूरा का पूरा सिस्टम मान लेते हैं जब एयर में था। तो अब इसको एज इट इज सब कुछ सेम, इसको जैसे ही तुम पानी में रखते हो, वाटर में रखते हो, मीडियम चेंज कर दिए, सब कुछ सेम है Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच में जो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब ये 10 न्यूटन का नहीं आएगा, कुछ और लगेगा। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ये डिस्टेंस जो R है, ये डिस्टेंस R भी रखो दोनों के बीच में, दोनों का चार्ज का वैल्यू भी सेम रखो, बस तुमने चेंज क्या कर दिया बेटा, मीडियम को बदल दिया है। जैसे ही तुम मीडियम को बदलोगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। मतलब पहला लिमिटेशन ये है बेटा कि जैसे ही हम मीडियम को चेंज करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, आपका दो चार्जेस के बीच का फोर्स चेंज हो जाता है। तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स कब चेंज हो जाता है, जब जैसे ही हम मीडियम को चेंज करते हैं, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो पहला चीज हम लोग को लिख लेना है कि एज वी चेंज द मीडियम force between two charges also changes। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो भी बदल जाता है। पहला तो ये हो गया। अब इसको सर एक बात बताइए सर कि अगर एयर में है वो तो हम कैलकुलेट आराम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे मीडियम में जाएंगे, जैसे ही हम दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो फिर वहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे फोर्स कितना लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर में करने वाले हैं बेटा। तो पहला लिमिटेशन तो ये है कि हमको याद रखना है कि एक मीडियम में जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फोर्स निकाले हैं दो बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में, वही सेम नहीं रहेगा, दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वो चेंज करेगा। अब इसको कैसे बनाना है कि दूसरे मीडियम में कितना होगा, ये कैसे पता करना है, ये सब चीजें हम थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं। इसी के ऊपर आज टॉपिक इसी टॉपिक पर चर्चा होगा आज। ठीक है बेटा, तो पहला लिमिटेशन ये है जो हमको ध्यान में रखना है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। मतलब हम जो फॉर्मूला देखे ना बेटा कि एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या बेटा R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है 1/4πε0 या एप्सिलॉन इन Q1 Q2/r²। ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स है, ये तभी हम यूज कर सकते हैं जब दो चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो Q1 और Q2 का जो डायमेंशन या फिर हम साइज बोले बहुत छोटा हो, है ना, तभी हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये दूसरा लिमिटेशन। अब बात आता है आपके दिमाग में उठने लगा कि मान लीजिए सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं रहे, छोटा चार्ज नहीं रहे, ये बड़ा चार्ज बॉडी रहे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, मे भी कल चर्चा करेंगे या परसों जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं जिसमें बड़े बॉडी रहेंगे आपके, है ना। तो पॉइंट चार्जेस के लिए तो वैलिड है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, लेकिन बड़े चार्जेस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, उन दोनों चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स निकालेंगे, ये बात की बात है। हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके इसको हम सॉल्व किया करेंगे। ठीक है बेटा, तो दूसरा लिमिटेशन है कि ये बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि चार्ज जो होना चाहिए वो बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस,
कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दो बॉडी जो चार्ज है बड़ा है, मान लीजिए कि एक इतना बड़ा बॉडी है और दूसरा इतना बड़ा बॉडी है, अब इन दोनों के बीच में मान लो इसपे प्लस चार्ज दे दिए, इसपे भी प्लस चार्ज दे दिए, सब पे प्लस है, तो सर ये दोनों आपस में फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा, बिल्कुल फोर्स लगाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ना F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², डायरेक्टली उसका यूज करके इन दोनों के फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझे नहीं समझे? तो इसमें अंतर समझना बेटा, फॉर्मूला का यूज करके हम फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगता है, लेकिन वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन क्या है बेटा, तीसरा लिमिटेशन क्या है, तीसरी बात क्या है, तीसरा बात हमको क्या ध्यान में रखना है कि दो चार्जेस जो हैं, मान लीजिए एक Q1 है और दोनों के बीच, ये दूसरा Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो तीसरा लिमिटेशन ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि भाई ये 3 मीटर की दूरी पर है, तो जब आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं कि Q1 Q2/r² लगाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आप फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए बेटा ये दो चार्ज्ड बॉडी है या पॉइंट चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज है ना, ये दोनों चले कोई दिक्कत नहीं है, या रुका रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर चलेगा भी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। रुका हुआ है तब तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन चले भी तो साथ साथ चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बढ़ना घटना नहीं चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा लिमिटेशन है और लास्ट लिमिटेशन है। मतलब 3 लिमिटेशन हमको कूलम्ब का याद रखना है। पहला लिमिटेशन क्या है बेटा कि जैसे ही मीडियम बदलेंगे फोर्स भी दो चार्जेस के बीच का बदल जाएगा। कुछ भी चेंज ना करो, बस मीडियम चेंज कर दो। पहले हवा में है, अब पानी में रख दो, बर्फ में रख दो, किसी दूसरे जगह ले जाओ, है ना, चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े बॉडी के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। और तीसरा क्या है बेटा कि ये जो है दो चार्जेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन चार्जेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चार्जेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बिहारी बॉय, नाम तो बताओ यार, बिहारी बॉय। ठीक है, चलें। ठीक है बेटा, रिलेटिव मोशन कहने का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं बेटा, दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब मान लीजिए बेटा कि तुम मेरे साथ बाइक पे बैठ के जा रहे हो, ठीक है बेटा, मैं चला रहा हूँ, तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, ठीक है, तो बाइक चला रहा हूं मैं, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। हम लोग का बाइक चल रहा है लेकिन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं और हम गाड़ी से जा रहे हैं या हम चलकर जा रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। मतलब दो के बीच में जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। समझ रहे हैं बेटा, जब डिस्टेंस चेंज होगा तो रिलेटिव मोशन है। समझ रहे हो, पोजीशन चेंज नहीं होता है। मेरे रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज, मतलब कि हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो सेपरेशन फिक्स होना चाहिए, है ना बेटा, सेपरेशन फिक्स रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो यहां पर कभी भी दो चार्जेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, 3 लिमिटेशन है, तीनों लिमिटेशन को याद रखना है। नेक्स्ट, अब चलते हैं कि सर ये लिमिटेशन को, ये तीनों लिमिटेशंस जो है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों लिमिटेशन जो है, ये तीनों लिमिटेशंस को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, लिमिटेशंस को कैसे हटाया जाए। ठीक है,
पहला लिमिटेशन जो है, पहला लिमिटेशन, इस पे हम बात करेंगे आज के क्लास में। ठीक है बेटा, कि अगर सर मान लीजिए कि दो चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज है आपका Q1, ठीक है बेटा, और दूसरा चार्ज है मान लेते हैं बेटा Q2, और ये जो मीडियम है बेटा, ये मीडियम मान लेते हैं वैक्यूम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है? तो फोर्स क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो गया? F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बात करते हैं कि सर ये Q1 तो समझ गया कि ये चार्ज है, पहला चार्ज, Q2 तो समझ गए कि ये चार्ज है, दूसरा चार्ज। तो पहला चार्ज क्या है? Q1, दूसरा चार्ज क्या है? Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, तो R स्क्वायर हो गया। अब ये सर 4 तो समझते हैं, 4 है, पाई तो हमारा कांस्टेंट हम जानते हैं 3.14 है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ रितिका शर्मा बोल रही हैं, सर आप क्लास में एक पॉइंट लिखाए थे, एज मीडियम चेंजेस फोर्स आल्सो चेंजेस, ये कब यूज होगा? उसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही मीडियम बदलता है क्या होता है? फोर्स भी बदल जाता है, फोर्स भी चेंज होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे थे, वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं बेटा, कि मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और ये मान लेते हैं वैक्यूम है बेटा। अब ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। मतलब जैसे हम आप पे फोर्स लगाते हैं तो अपने हाथ से लगाते हैं ना फोर्स। जैसे आप एक दूसरे से मान लीजिए लड़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं? अपने हैंड से करते हैं। वैसे ही चार्ज जो है अपने अगल बगल में एक फील्ड क्रिएट करके रखता है, और वो फील्ड से वो दूसरे पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। दूसरे किसी चार्ज पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है? फोर्स लगाता है, या दूसरा चार्ज पहले चार्ज से फोर्स लगाता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। जैसे मान लेते हैं बेटा एक मैग्नेट है ये वाला, और दूसरा मैग्नेट है ये वाला, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पर और ये मैग्नेट इस मैग्नेट पर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। किसके हेल्प से? तो मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। ये क्या करता है? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ठीक है बेटा, वैसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगाता है तो वो किसके हेल्प से लगाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से लगाता है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने का परमिशन अलग अलग मीडियम अलग अलग देता है ना। जैसे वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम खाली जगह है एक तरह से, तो वो सबसे ज्यादा परमिशन देता है कि तुम जाओ भाई, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो सबसे कम रुकावट पैदा करता है। तो इसी रुकावट के मेजरमेंट को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है कि जो फ्री स्पेस है वो कितना कम या फिर कितना ज्यादा रुकावट पैदा करता है किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से चलने का। मतलब ये जितना कम रुकावट पैदा करेगा ये मीडियम, उतना ही जोर से ये फोर्स लगा पाएगा इस पे। ठीक है, तो वैक्यूम सबसे कम रुकावट पैदा करता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता होगा दो चार्जेस के बीच में? वैक्यूम में लगता है। लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएंगे बेटा, वो मीडियम क्या करता है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। ठीक है, उसके पास ऐसा ताकत होता है। कैसे? वो पोलराइज हो जाता है, जिसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। तो वो क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कमजोर बना देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कम कर देता है। ठीक है, अब जिस चीज से वो लड़ाई करने जा रहा है, ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने जा रहा है, वो चीज को ही वो क्या कर दे रहा है? कमजोर कर दे रहा है। और जैसे ही कमजोर करेगा तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स अलग लगाएगा, कम लगाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन हम किसी मीडियम का चर्चा अगर करते हैं बेटा, किसी मीडियम पे जाते हैं, मान लीजिए हम किसी मीडियम में गए, अभी हम इसी दो चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं। मान लेते हैं इसी दो चार्ज को, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। अब इसी को हम रख देते हैं बेटा कहां पर? किसी दूसरे मीडियम में, R डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में। अब इस मीडियम के पास ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करेगा, तो उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से कुछ अलग होगा। मान लेते हैं उसका परमिटिविटी क्या है बेटा? एप्सिलॉन m। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इन दोनों के बीच में अब इतना फोर्स लग रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है,
अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। किसका परमिटिविटी? इस मीडियम का परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन एम है इस मीडियम का परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस वैक्यूम का परमिटिविटी। दोनों तो सेम ही चीज है, जैसे मेरा एज और आपका एज, ठीक है बेटा, जैसे मेरा एज और आपका एज, हम दोनों का एज क्या है? एज है तो एज ही, लेकिन मेरा एज 30 साल तो आपका एज 15 साल। तो मैं इस 30 को, आप इस 15 को और 30 को रिलेट कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर देखिए मेरा एज अगर 15 है ना, तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो आपका एज मिल जाएगा। उसी तरीके से ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। किसका? फ्री स्पेस का। और एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी है। किसका? इस मीडियम का परमिटिविटी। इसके मीडियम, जिस मीडियम में इस सिस्टम को रखे हैं, वो कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लो कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ आया, उसका एज 10 साल है और मेरा एज 30 साल है, तो हम क्या कर, वो क्या बोलेगा? सर मेरे एज से आपका एज 3 गुना है कि नहीं? तो उसी तरीके से बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसके परमिटिविटी को, इस मीडियम के परमिटिविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आप बोलेंगे कि सर ये एप्सिलॉन आर क्या है? तो ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज है, जैसे मेरा एज 30 साल है और आपका एज 15 साल है, तो 15 को कितना से गुना किए तो 30 आएगा, तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। तो ये दो जो है ना बेटा, यही दो आपका ये एप्सिलॉन आर हम लिखे, मतलब कितना से गुना करने पर, इसके परमिटिविटी को कितना से गुना करेंगे कि इस मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा, है ना। वही एप्सिलॉन आर है। तो अलग अलग मीडियम को अलग अलग चीज से, अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये एप्सिलॉन आर जो है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पर हम किए क्या हैं उसको ध्यान से देखो। यहां पे हम क्या किए हैं बेटा? एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू, एप्सिलॉन एम को रिप्लेस किए हैं किससे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। किसका? फ्री स्पेस का, जिसका वैल्यू कितना याद है हमको? 8.85 10 का पावर -12। और इसको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग मीडियम का क्या निकलते जाएगा? परमिटिविटी आते जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर रख देंगे उठा करके। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है? किसी मीडियम के परमिटिविटी को। किससे? वैक्यूम के परमिटिविटी से, क्योंकि वैक्यूम का परमिटिविटी हमको याद हो गया हुआ है। अब उसको कितने से गुना करें कि दूसरे का परमिटिविटी आ जाए, दूसरे मीडियम का। मान लो हम किसी को, आपको बोलते हैं कि हम वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 2 बोल देते हैं, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब है 8.85 10 का पावर -12। हम तो एप्सिलॉन नॉट याद किए थे, अब उसको 2 से गुना कर देंगे तो वाटर का परमिटिविटी आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 2 हम बोले कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी आइस का जो है वो 3 है ना। तो भाई आइस का परमिटिविटी कितना निकाल लोगे? तो 3 से गुना कर दो, रिलेटिव परमिटिविटी से गुना करते ही आइस का परमिटिविटी निकल जाएगा, है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको उठा करके यहाँ पर रख दिए, हो गया बेटा ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए देखना बेटा, यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को देखो और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को देखो। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। ये क्या था? तो दो चार्ज Q1 Q2 को, जिसको r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखते हैं, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? तो इतना फोर्स लग रहा है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मिल रहा है। खाली बच क्या रहा है? एप्सिलॉन आर, जिसको आप लिख सकते हो ऐसे कि किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जब हम किसी मीडियम में रखते हैं तो वो कितना हो गया? ये देखो, तो ये वाला देखो, तो ये पूरा का पूरा देखो, ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। मतलब कुछ नहीं करना है, दो चार्जेस के बीच का में जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेना है और एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है, बस हो गया। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना बेटा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है ना, चले आगे। क्लियर है बेटा? फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो। वैक्यूम में जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। यही लग रहा है ना, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएंगे
एप्सिलॉन m इसका परमिटिविटी मान लेते हैं, तो इन दोनों के चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाई r स्क्वायर। एप्सिलॉन m क्या है, उस मीडियम का परमिटिविटी है ना बेटा, एप्सिलॉन m उस मीडियम का परमिटिविटी है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन m को, इस वैक्यूम के परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है उससे कुछ गुना मान सकते हैं, मान लेते हैं एप्सिलॉन r गुना है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन r बचा हुआ है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r स्क्वायर जो इधर दिख रहा है ऊपर में बेटा, ये क्या है फोर्स इन वैक्यूम है, और नीचे में क्या है एप्सिलॉन r है। मतलब कुछ नहीं करना है, आज के बाद उनको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल बात है कि मान लीजिए कि कभी दो चार्ज, जैसे मैंने बोला बेटा, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज है 2 कूलम का, 2 माइक्रो कूलम का है, इसको बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको इजीली। मान लेते हैं बेटा एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, दूसरा चार्ज है +3 माइक्रो कूलम का, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, खाली जगह पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। मैंने बोला भाई फोर्स निकालो इन दोनों के बीच का, तो फोर्स कैसे निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका वैल्यू होता है ना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 10 पावर -12, इसको रख देंगे, इसको इस जैसे ही इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होता है 9 10 टू दी पावर 9 होता है। q1 का वैल्यू कितना है, पहला चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, q2 का वैल्यू कितना है बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर -6, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 टू जा कितना हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर -12 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू दी पावर -4, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर 13 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। ठीक है, यहां तक सही है। तो पहला हमने क्या कहां निकाल लिया वैक्यूम में, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए हुए सिंपली 60 न्यूटन आ गया। अब बेटा मैं बोल रहा हूं कि इसी सिस्टम को उठा के ले जाते हैं एक ऐसे मीडियम में, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी मैंने दे दिया 2, वही सब कुछ वही है, +2 माइक्रोकूलम, यहां पर कितना है +3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि अब फोर्स निकालो इन दोनों के बीच का, तो आप वही काम करेंगे, फोर्स बराबर क्या लिखेंगे बेटा, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है, इस मीडियम का परमिटिविटी, q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन m को तो आप लिख सकते हैं ना एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस एप्सिलॉन r को थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, यही तो है बेटा 1/एप्सिलॉन r। और ये चीज तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो वैल्यू कितना आया है 60 न्यूटन। तो हुआ क्या, इसका वैल्यू तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ सेम ही तो था, जो कि 60 न्यूटन आया था, तो 60 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया एप्सिलॉन r, तो 60 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 30 न्यूटन आ गया। तो सिंपल फर्क कहां पड़ रहा है बेटा, फर्क पड़ रहा है कि कुछ नहीं करना है सर, वैक्यूम में जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है 60 न्यूटन आया है, इस 60 न्यूटन को खाली आप डिवाइड कर दीजिए ना इससे एप्सिलॉन r से, बस उस मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है वो निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा, कृतिका कृतिका समझ में आया।
एक मिनट बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चले आगे। तो आज के बाद याद रखना है यार, कोई भी क्वेश्चन आता है, आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करवाते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन, इस पे पहला क्वेश्चन करते हैं, इसी पे पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा कि मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट करवा रहा हूं। मान लीजिए बेटा कि दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F। वैक्यूम में है ये पूरा सिस्टम, किसमें है, वैक्यूम में है, पूरा सिस्टम वैक्यूम में है मान लेते हैं। ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में है मान लेते हैं। ठीक है बेटा, और इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F। अब इसको हम दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन, इसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन, सब कुछ सेम है बेटा, ऐसे ही उठा करके रख दे रहे हैं इसमें। अब बताना है कि इसमें कितना फोर्स लगेगा, अब बताना है इसमें कितना फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए कि हम Q1 Q2 है, दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। अब इसको उठाकर रख रहा है कहां पर, किसी ऐसे मीडियम में जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अब मैं देखना चाहता हूं कमेंट में कितने बच्चे बना लेते हैं। ठीक है बेटा, परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन है। तो इसका परमिटिविटी तो आप जानते हैं, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में F फोर्स लग रहा है। इसको ऐसे मीडियम में रखे जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। बताओ इसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं बनाऊं, देखना बेटा। अब सर इसमें अगर F फोर्स लग रहा है, किसी वैक्यूम में अगर F फोर्स लग रहा है, तो दूसरे मीडियम में अगर इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R रहता, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स इन दिस मीडियम विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। यही तो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आंसर। लेकिन बात ये है कि ये तो दिया ही नहीं है, एप्सिलॉन R तो दिया ही नहीं था, ये तो दिया था एप्सिलॉन। इस मीडियम का परमिटिविटी, दोनों में अंतर समझना, परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मेरा एज 30 है, आपका एज 15 है, तो मेरा एज 30 क्या है, मेरा एज है 15 क्या है, आपका एज है। लेकिन ये दो क्या है, ये दो एज नहीं है, ये दो बता रहा है कि आपके एज में कितना से गुना करे कि मेरा एज आ जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से एप्सिलॉन R क्या है, तो एप्सिलॉन R रिलेट करता है एप्सिलॉन M को एप्सिलॉन नॉट से, कि एप्सिलॉन नॉट से कितना, एप्सिलॉन नॉट में कितने से गुना करें कि एप्सिलॉन M आ जाए। समझ में आया नहीं बेटा? तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन R से डिवाइड, फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन R से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। लेकिन एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, सिंस एप्सिलॉन R बराबर होता है, हम लोग क्या पढ़े बेटा, एप्सिलॉन M बराबर कितना पढ़े हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको उठाओ, इसमें रख दो, मतलब एप्सिलॉन R क्या होता है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन M कितना दिया हुआ है मीडियम का, एप्सिलॉन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको उठा के इसमें रख दो, ये कितना आ जा रहा है आपका, Fm is equals to F divided by एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इनटू F। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन इनटू F, आंसर हमारा। तो बेटा हमको क्या करना है कि वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उसको बस उसके रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। अब इस क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ी ना दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, उसको उठा के उसमें रख दीजिए। क्लियर है?
यस नो में जवाब दे देना बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा साहिल, चलते हैं आगे। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम पहले से हम डिसाइड करके रखे हैं कि आपको हम क्या क्या करवाएंगे बेटा, ठीक है? क्वेश्चन है एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है बेटा? और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। अब इसको किसी दूसरे मीडियम में ले जाके पूरे सिस्टम को रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो K है। पूरे सिस्टम को कुछ भी बिना चेंज किए हुए रखते हैं। ऐसे ही Q1 है और यहाँ पे Q2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है। अब बताना है बेटा आपको फोर्स का रेशियो, कि इसमें जो फोर्स लग रहा है और इसमें जो फोर्स लग रहा है, ये एयर में जो फोर्स लग रहा है, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और इस मीडियम में जो फोर्स लग रहा है, तो FV बाई FM निकालना है आपको। निकाल कर बताओ जल्दी कितना हो जाएगा। क्या है, दो चार्ज है जो वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है बेटा? इन दोनों के बीच में मान लेते हैं FV फोर्स लग रहा है और इसको उठा करके हम कहां रख दिए, एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो आपको बताना है FV बाई FM का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन मास्टर द एनसीईआरटी का था, इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, बना ले, आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि भाई वैक्यूम में फोर्स अगर FV है तो दूसरे मीडियम में जो फोर्स हो जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, हम क्या करेंगे, FV को डिवाइड कर देंगे किससे, उस K से या एप्सिलॉन R से। हो गया, उस मीडियम का अपने आप आ गया। अब इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो गया, K/1 इक्वल्स टू कितना हो गया, K/1 आंसर। ठीक है, ठीक है, किशन का आ गया था K/1। ठीक, चले बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बन गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दो क्वेश्चन अभी करवाना है, मतलब एक क्वेश्चन अभी करवा देते हैं बेटा, एक होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क में आप लोग उसको करके लाएंगे, फिर कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपका बेटा कि मान लीजिए कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं R है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F है। वैक्यूम है, अभी वैक्यूम। अब अगर इस पूरे सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, बात को समझिएगा, तो भाई फोर्स बदलेगा। यहां पर जो फोर्स होगा 50 न्यूटन लग रहा है वैक्यूम में, तो दूसरे में हो सकता है 25 लगे, 30 लगे, कुछ भी। अब अगर हमको 50 न्यूटन करवाना है, इस मीडियम में भी 50 न्यूटन का फोर्स लगे, तो मुझे डिस्टेंस को ही तो चेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम का तो परमिटिविटी फिक्स है। चार्ज जो तुम लेकर गए हो वो तो फिक्स है, अब क्या वेरी कर सकते हो, डिस्टेंस वेरी कर सकते हो। तो मतलब हम लोग क्या किए कि दो चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस r' है, ताकि फोर्स क्या रहे, वही लगे जो इसमें लग रहा था। फोर्स कितना लगे, वही F लगे जो इसमें लग रहा था। इसमें अगर F लग रहा था तो इसमें भी कितना लगे, F। फोर्स तो चेंज होगा ना। अब बराबर रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि r' बराबर क्या होगा, r के टर्म में बताइए कि r' कितना गुना बड़ा होगा या छोटा होगा, किससे, r से।
क्वेश्चन समझ में आया बेटा? चले बेटा जल्दी बनाइए, इसको सॉल्व करो। ठीक है ना? गुड इवनिंग। सॉल्व कीजिए इसे बेटा। चले मेरे साथ बनाओ तो बेटा, इधर देखना सब लोग। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा देखो तो, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के क्यों किए हैं? क्योंकि के वही एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R नहीं चेंज किए हैं R डैश का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई इन दोनों फोर्स को अगर बराबर रखना है तो कर दो बराबर। अब इन दोनों को बराबर कर दो, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा कितना, इसको और पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर के R डैश का स्क्वायर। इस के को इधर ले जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा? R स्क्वायर डिवाइडेड बाई के R डैश का स्क्वायर बराबर, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका? R डैश बराबर R स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, इसमें से R बाहर आ जाएगा और रूट के हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई रूट के। ठीक है बेटा, तो ये जो वैल्यू है, अब जो नया डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में R बाई रूट के होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लो बेटा, कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करना, घर पे बनाने की कोशिश करना बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर कल पूछना, मैं डिस्कस कर दूंगा कल क्लास में। ठीक है, चले बेटा। देखो मान लेते हैं बेटा कि दो चार्ज्ड बॉल है, सेम चार्ज से चार्ज किया गया है, एक पे Q चार्ज दिए, दूसरे पे भी Q चार्ज दिए। इस रस्सी का लंबाई जो है वो L है, प्लस Q दिए, इस पे भी प्लस Q दिए, और इस रस्सी का लंबाई भी L है। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन जो हो जाता है, प्लस प्लस है तो धक्का देगा, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है वो कितना है? R है। समझना ध्यान से, इसका जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी रो है, इसका मास डेंसिटी कितना है? रो है। पहले ये वैक्यूम में रखा हुआ था, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? R था। मास डेंसिटी कितना है? रो है। कहां रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है, और ये बीच में R डिस्टेंस पर जाकर ऐसे रुक गया है। ठीक है बेटा, अब इसको ले जाते हैं किसी दूसरे मीडियम में, ले जाते हैं। ठीक है, और पूरे सिस्टम को ले जाते हैं, मान लो पानी में डुबा दिए या किसी दूसरे मीडियम में रख दिए, अदर मीडियम। ठीक है ना, मीडियम मैं फ्लूइड मान लेता हूं, दूसरे मीडियम में रख दिए, तो इन दोनों के बीच में है ना, वही चार्ज वही है, Q चार्ज है, सब कुछ पूरे सिस्टम को उठा के ऐसे ही ले गए। इसका लंबाई कितना है? L है, तो इसका भी लंबाई L है। ये जो फ्लूइड है, जिस मीडियम में रखे हो, जो पानी होगा या तेल होगा या कुछ भी हो सकता है, उसका जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो मास डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज सिग्मा। ठीक है, इसका तो हम जानते ही है, रो है।
तो जैसे ही इसको हम उस फ्लूइड में डुबाते हैं तो देखते हैं अभी भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन वही है, आर ही है, ये चेंज नहीं करता है। तो बताना है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। एक बार और मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से बेटा। दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग में दो बॉल को टांग दिए, ठीक है, इसको ऐसे टांग दिए, दोनों चार्ज बॉल है, दोनों कुछ दूरी पे सेपरेट हो गया, वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब इसको ले जाते हैं किसी पानी वानी में, किसी दूसरे मीडियम में ले जाकर रखते हैं, जिसका मास डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। अब जैसे ही दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो भाई के तो भाई एप्सिलॉन आर तो आएगा, तो फोर्स का वैल्यू, दोनों के बीच में फोर्स जो है, जो प्लस प्लस के कारण फोर्स लग रहा था वो तो चेंज होगा। अब जैसे ही प्लस प्लस के कारण चेंज, जो फोर्स लग रहा है वो जैसे ही चेंज होगा आपका, है ना, तो फोर्स घटेगा। तो क्या होना चाहिए, जैसे ही फोर्स कमेगा तो ये पास आना चाहिए, जिसके बीच का डिस्टेंस घटना चाहिए। या मान लो फोर्स बढ़ा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, बट देखा जाता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो बताइए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, बताइए, बनाकर रखिए, इसको सॉल्व करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट वाले क्वेश्चन का। बस आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। नमस्ते आयुष। अच्छे हैं भाई, आप लोगों का दुआ है। ठीक है बेटे, बाय, गुड नाइट।